हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स लाइन चैनल। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर पेपर 2, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पहले यूनिट 1। इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं यूनिट 1 के, वो हमने इससे पहले वाले पार्ट में डिस्कस किया है। अब हम इस पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 1 का। यूनिट 1 था हमारा, जिसमें हमने यूनिट 1 का टॉपिक था हमारा असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिवाइज टेक्सोनॉमी। तो पहले पार्ट्स में हमने असेसमेंट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और सीसी और जो भी हमने एनसीएफ 2005 के नॉर्म्स देखे थे। तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं रिवाइज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी जो 2000 में मिली थी हमें फॉर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं 2017 में इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, और कह सकता है कि नेम द कैटेगरीज आउटलाइनिंग टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स इन कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। सो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। सो टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स क्या मतलब होता है इसका। So taxonomy means system of classification, and in this sense a taxonomy like Bloom's taxonomy presents a system of classification of the objectives. हम इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट, और ये हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी से हमें मिला है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो टेक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण करते हैं हम, इसमें वर्ग में डिवाइड करते हैं चीज़ों को। तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जब हम डिवाइड करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो उसको हमने सबसे जो मोस्टली अडॉप्टेड टेक्सोनॉमी है वो है हमारी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। सो द टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स आर एन अटेम्प्ट टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू सम सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंस। कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट को हम रिस्पेक्ट में रख के जब हम चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट को हम डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उनको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। सो बिहेवियर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। तो बेसिकली बिहेवियर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज योर कॉग्निटिव डोमेन, जिसे हम नोइंग डोमेन भी कहते हैं, जिसमें हम टू नो, कॉग्निटिव मीन्स टू नो, ठीक है। दूसरा है हमारा इफेक्टिव डोमेन, फीलिंग, दैट्स रिलेटेड विद इफेक्ट्स एंड फीलिंग्स। एंड थर्ड इज योर साइकोमोटर डोमेन, जिसमें हम साइकोमोटर टेक्निक्स की मदद से हमें पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है या उसमें क्या क्या चेंजेस हैं बिहेवियर में। तो साइकोमोटर इज द डू टू डू और डूइंग बिहेवियर। तो दीज 3 आर द डोमेन्स, कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर. So Bloom and his associates have classified objectives related to cognitive domain in 6 categories. तो हम इन तीनों डोमेन को एक एक करके देखते हैं। तो ब्लूम ने और उनके एसोसिएट्स ने जब ब्लूम टेक्सोनॉमी को डिवाइड किया, जब उन्होंने दिया टेक्सोनॉमी, तो उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन में 6 कैटेगरीज इंक्लूड किए एंड अरेंज देम फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो चलिए उन 6 कैटेगरीज को देखते हैं। तो वो 6 कैटेगरीज हैं हमारी। पहला है हमारा टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारा, उन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया और उस 6 को कैटेगरीज है हमारी। फर्स्ट इज आवर नॉलेज, फर्स्ट इज आवर नॉलेज। तो नॉलेज होनी, और कह सकते हैं कि नॉलेज एक बेसिक जो है लेवल है हमारा, सबसे लोअर लेवल है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इनके कि हम किस किस तरह से नॉलेज गेन कर सकते हैं। लाइक नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, कन्वेंशंस, राइट, वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स। अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो जो भी स्पेसिफिक्स हैं उनके डिफरेंट मीन्स हो सकते हैं, ट्रेंड्स एंड सीक्वेंसेस, उनकी क्या क्लासिफिकेशन है, कैटेगरीज हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया देख सकते हैं, मेथोडोलॉजीज से हम ज्ञान ले सकते हैं, डिफरेंट थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशंस होती हैं। तो इन सारे तरह के नॉलेज को हम क्या कहते हैं, नॉलेज। नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट फर्स्ट लेवल जो था आपका क्या था, फर्स्ट लेवल वाज नॉलेज एंड नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन।
तो कॉम्प्रिहेंशन को देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में हम किस तरह की कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ हम ट्रांसलेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मतलब हम किसी इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक्स्ट्रापोलेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉम्प्रिहेंशन इज द लेवल जिसमें हम चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे उसका आशय निकाल रहे हैं, उसका मतलब निकाल रहे हैं। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम कैसे कर रहे हैं, एनालिसिस। एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को एनालाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। सॉरी, थर्ड इज योर एप्लीकेशन। हाँ, थर्ड इज योर एप्लीकेशन। तो जैसे हम जो भी नॉलेज ले रहे हैं और उसे कंप्रीहेंशन कर रहे हैं, उसका इंटीग्रेशन करके जो भी उसका मतलब निकाल रहे हैं, उसको हम अपनी मतलब कह सकते हैं कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करें, उसका कहाँ पे एप्लीकेशन है, उसकी यूजेस कहाँ कहाँ है, तो उन सारी चीज़ों को देखना इज इन द लेवल एप्लीकेशन। फोर्थ इज योर एनालिसिस। अब जब हम यूज कर पे हमने यूज देख लिया, हमने सारी, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये कैसे इस चीज़ को हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई प्रॉब्लम में हैं या कोई प्रॉब्लम में अगर उसका सोल्यूशन निकालना है तो उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग द एलिमेंट्स, एनालाइजिंग द रिलेशनशिप, उसका क्या रिलेशनशिप है, जो नॉलेज हमने लिया, जो यूज हमने किया, उससे क्या एनालाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स, फिर हम उस हिसाब से प्रिंसिपल्स अगर देख रहे हैं तो उससे जो हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो फोर्थ पार्ट इज योर, फोर्थ कैटेगरी और फोर्थ लेवल इज योर एनालिसिस एंड फिफ्थ लेवल इज योर सिंथेसिस। सो फिफ्थ लेवल इज सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हम चीज़ों को देख रहे हैं, उसको सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो कैसे कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, हम कोई यूनिक तरीके से कोई चीज़ कम्युनिकेट करके बता सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अ प्लान और अ प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशंस, डिराइवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, हम कोई उसका तथ्य निकाल के हम बता रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने नॉलेज, जो हमारा नॉलेज था, कॉम्प्रिहेंशन था, एप्लीकेशन, फिर हमने उसको एनालिसिस करा, तो अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस। तो ये हमारा पांचवा लेवल होगा, ठीक है, इस कॉग्निटिव डोमेन में। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ लेवल इज योर इवैल्यूएशन। इन सारी चीज़ों के होने के बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जजमेंट देते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल क्राइटेरिया। इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ एस्पेक्ट्स को देखते हुए जब हम कोई जजमेंट दे रहे हैं, दैट इज योर पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। तो ये वो हमारा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन। तो ये 6 कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया था, जो भी कॉग्निटिव डोमेन में हम कैसे लेवल्स को बता सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि इन्हीं जो 6 कैटेगरीज थी जिनके उन्होंने सब पॉइंट्स बताए कि हम ऐसे ऐसे इनको लेवल्स में काम कर सकते हैं। तो अब उस जो भी हमारे 6 लेवल्स हैं उनको उन्होंने थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करा है, जिसका मतलब है जैसे फर्स्ट लेवल इज योर नॉलेज। तो नॉलेज जो होता है, ये हमने देखा कि ये सबसे लोएस्ट लेवल है कॉग्निटिव डोमेन का, पर इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम इस लेवल में क्या अचीव करते हैं, इट एम्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। ठीक है, हम नॉलेज इसमें इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उससे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नॉलेज हम कैसे ले सकते हैं, वो नॉलेज कैसे कैसे हो सकते हैं, इन द टर्म फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट्स, टर्मिनोलॉजी, मेथड, प्रोसेस, जनरलाइज प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स, जो हमने अभी ऊपर भी देखा कि बहुत तरीके से हम नॉलेज ले सकते हैं। बट उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट ऑब्जेक्टिफाइज, और हम कह सकते हैं कि द नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरली आर कॉल्ड फॉर द रिकॉल एंड रिकॉग्निशन लेवल ऑफ वंस मेमोरी। बेसिकली नॉलेज अगर हम कुछ ले रहे हैं और वो नॉलेज हम अगर निकाल पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो चीज़ें हमारी मेमोरी में है, तो वो हमारी मेमोरी बताता है कि कितना नॉलेज उसके पास है। एंड देयरफॉर इवैल्यूएशन इज मेड थ्रू सिंपली रिकॉल और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम सिंपल नॉलेज चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, रिकॉल करके पता कर सकते हैं, या सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम रिकॉल करवा सकते हैं कि कितना नॉलेज बच्चे के पास मौजूद है। अगर हमने कोई चीज़ पढ़ाई है तो उसको कितना नॉलेज है। तो फर्स्ट लेवल इज कैन बी टेस्टेड लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज योर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन अपने ऊपर देखा कि इंटीग्रेशन है नॉलेज के बाद का। तो नॉलेज होने के बाद ही ये लेवल आता है, बेस्ड ऑन नॉलेज, इट्स बेस्ड ऑन नॉलेज ऑब्वियसली। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है उस बच्चे को, लाइक जो नॉलेज उसने लिया फैक्ट्स, आइडियाज, मेथड, प्रोसेस, प्रिंसिपल और थ्योरीज से, तो उससे उसको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली, वो कैसे उसको इंटीग्रेट कर पा रहा है, इज इट ट्रांसलेट और समराइज द कम्युनिकेटेड नॉलेज और नॉट। ठीक है, उसको देख पा रहा है, इंटरप्रेट कर पा रहा है कि नहीं, कि क्या डिफरेंस है, ये चीज़ क्या बता रही है, ये चीज़ क्या बता रही है, उसको वेरीफाई कर पा रहा है, जनरलाइज कर पा रहा है बच्चा। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रापोलेट। एक्स्ट्रापोलेट मीन्स कि उसको वो
समझ पा रहा है कि नहीं, एस्टिमेट और अंडरस्टैंड बाय यूज ऑफ नॉलेज। तो अगर वो एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी सब्जेक्ट और फील्ड में वो चीज वो यूज कर पा रहा है कि नहीं, मतलब वो समझ है कि नहीं कि वो उसको कहाँ यूज कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन। तो हमने एप्लीकेशन में देखा था कि नॉलेज के बाद लेवल आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। तो जब हमने नॉलेज ले लिया, उसको हमने देख लिया, जनरलाइज कर लिया कि उसका क्या मतलब है, उसको हम कहाँ यूज करें, तो फिर अब नेक्स्ट आती है हमारी नॉलेज को यूज करने की बात, उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज इज ओनली यूजफुल व्हेन इट इज ऑफ यूज, हम उसका यूज कर पा रहे हैं तभी वो हमारे लिए अच्छी चीज होगी। तो व्हेन नॉलेज इज ग्रास्प्ड एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ एन आइडिया, प्रिंसिपल और थ्योरी, उसका हम अप्लाई करके देखेंगे कि वो कहाँ पे यूज हो जा रहा है। Learner is required to acquire this ability to make use of the abstract or generalized principle or particular situation. किसी particular situation में जो उसने comprehend किया है knowledge को, ठीक है, जो उसने situation को समझा है, generalization किया है, उसको वो situation में, ठीक है, वो कैसे use कर पा रहा है particular situation में, उसे हम क्या कहते हैं, application। मतलब वो particular तरीके से उसको कहाँ पे apply कर पा रहा है। तो अब चौथा लेवल आपका आता है एनालिसिस। अब हमने नॉलेज भी ले लिया, कॉम्प्रीहेंड भी कर लिया और अप्लाई भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज योर एनालिसिस। इतना सारा करने के बाद हम उसको कैसे एनालाइज करके देख रहे हैं, आंक रहे हैं उसको, ठीक है। सो इट रिफर्स टू एन अंडरस्टैंडिंग एट द हायर लेवल। अब हम हायर लेवल पे आ चुके हैं, तो अब हमें अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, तो हम अब उसको देखेंगे कि एनालाइज कैसे करना है। हम इसको कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस जिसमें हम नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एज वेल एज एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लर्नर क्या एक्सपेक्टेड है लर्नर से, तो इट्स ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल इन ड्राइंग इंटरफेरेंस, डिस्क्रिमिनेटिंग, चॉइस बना सकता है, सिलेक्शन कर सकता है, ठीक है, एक दूसरे से एनालाइज कर सकता है कि ये चीज इससे कैसे डिफरेंस है ना, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से। मतलब एक ओवरऑल आइडिया जब आपको मिल जाता है तब आप एक बता सकते हैं ना एनालाइज करके कि ये चीज अच्छी या ये चीज बुरी है, ठीक है। पहले तो आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई चीज को अच्छा बुरा बोलना है एनालाइज करके, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहले आप उसके बारे में नॉलेज लेंगे, फिर आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, कंप्रीहेंड करेंगे कि अच्छा ये है तो इसका मतलब ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है, अच्छा इसका अगर ये है तो अब हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, अच्छा ज्यादा यूज है, अच्छा इसका हम ज्यादा तरीके में यूज कर सकते हैं, इसका हम कम तरीके, देन यू कैन से कि हाँ ये वाला जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा सही है और ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा कम सही है हमारे लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनालिसिस किया हमने। तो इन सारी चीजों के बाद ही हम इस लेवल पे पहुंच पाते कि हम उसका एनालिसिस कर पाए। सो नेक्स्ट आता है अब हमारा फिफ्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, दैट इज सिंथेसिस। और सिंथेसिस में क्या होता है, लर्नर इज टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटी टू कंबाइन द डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, जितने भी उसके पास आइडिया है, प्रिंसिपल है, उन सबको वो एक पिक्चर बना चुका है इंटीग्रेट करके माइंड में, ठीक है। तो उसके बाद वो उसको कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी एस्पेक्ट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब जो भी चीजें हैं वो तो हैं, लेकिन अब उसको क्रिएटिविटी के एस्पेक्ट में चेंजेस करके अगर कोई कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप करता है, ठीक है, तो वो चीज क्या होती है, सिंथेसिस। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हायर लेवल ऑफ लर्निंग, जिसमें हम नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और एनालिसिस सारी चीजें करने के बाद अब हम एक अपना अपना अलग नजरिया रखते हैं, दैट्स योर सिंथेसिस। नजरिया रख के हम एक नई चीज बता पाते हैं, तो दैट्स योर सिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज योर इवैल्यूएशन, द लास्ट एंड द सिक्स्थ लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज इवैल्यूएशन, ठीक है। तो इवैल्यूएशन तो सभी जानते हैं कि हम मूल्यांकन करते हैं, अभी तक जो भी हमने करा, जो भी लेवल देखा, उसका क्या आंकलन है, मूल्य निकलता है, निकल के आता है, उस चीज को देखेंगे। तो द एम टू डेवलप द लर्नर द एबिलिटी टू मेक प्रॉपर वैल्यू ऑफ जजमेंट आफ्टर व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अभी तक इन सारे लेवल्स से गुजरते हुए नॉलेज लिया उसने, फिर कॉम्प्रीहेंशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर उसको कहाँ अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस एंड सिंथेसिस के बाद, इतना लेवल के बाद अगर स्टूडेंट में ये एबिलिटी आ जाती है कि वो एक प्रॉपर जजमेंट कर सके किसी चीज का, तो दैट्स योर द परफेक्ट इवैल्यूएशन। वहां पे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं लर्नर से कि वो एक प्रॉपर डिसीजन ले, ठीक है, कोई भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वैल्यू है, कोई भी आइडिया है, उसके प्रॉपर इवैल्यूएट कर पाए कि वो क्या कहना चाह रहा है और क्या सही है और क्या
गलत है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सोनमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर टेक्सोनमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द इफेक्टिव डोमेन। तो अब इफेक्टिव डोमेन जो हमारा होता है, इफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं, फीलिंग देखते हैं। तो फीलिंग से रिलेटेड हमने कैटेगरीज बनाई है, इसमें डिवाइड किया हुआ है। सो फर्स्ट इज योर रिसीविंग। फर्स्ट लेवल इज योर रिसीविंग। रिसीविंग मीन्स अटेंडिंग, कितना हम अटेंड कर पा रहे हैं ना, रिसीव कर पा रहे हैं, हम अपने अंदर ले पा रहे हैं नॉलेज। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन में हम देखेंगे कि कितना रिसीविंग कैपेबिलिटी है हमारी, मतलब कितना अवेयरनेस है हमारे अंदर। ठीक है, कितना हम चाहते हैं उसको सीखना, रिसीव है ना, विलिंगनेस टू रिसीव। कंट्रोल्ड और सिलेक्टेड अटेंशन, तो अटेंशन कितना है हमारा उस चीज के प्रति। तो ये सारी चीजें हमारी फीलिंग से रिलेटेड होती हैं अफेक्टिव डोमेन में। तो इसलिए अब हम इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट लेवल इज योर रिस्पॉन्डिंग। अब हमने रिसीव तो कर लिया, बट हम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक्विसेंस ऑफ रिस्पॉन्डिंग, विलिंगनेस टू रिस्पॉन्ड एंड सेटिस्फैक्शन इन रिस्पॉन्स। हम करना चाहते हैं, ठीक है, कितना करना चाहते हैं और हम सेटिस्फाई हैं कि नहीं अपने रिस्पॉन्स से। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, कौन सा लेवल बताता है, रिस्पॉन्डिंग लेवल। थर्ड इज योर वैल्यू, है ना। फर्स्ट इज रिसीव, रिस्पॉन्ड, देन वैल्यू। तो तीसरा लेवल हमें बताता है कि वैल्यूइंग कितनी है हमारे अंदर, है ना। एक्सेप्टेंस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। प्रेफरेंस ऑफ अ वैल्यू, कितना हम प्रेफर कर रहे हैं, वैल्यू कितनी, हम वैल्यू को पता चल रही है हमें कि उस चीज की कितनी वैल्यू है। ठीक है, कितना कमिटमेंट हम कर पा रहे हैं उस टॉपिक से। तो दैट्स योर वैल्यू, वैल्यूइंग। नेक्स्ट फोर्थ लेवल इज योर ऑर्गेनाइजेशन। इन सारी चीजों से हम क्या ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, लाइक कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम। तो हमने कितना कंसेप्ट लिया उस वैल्यू से और उसको कितना ऑर्गेनाइज तरीके में हम उसको एक सिस्टम में यूज कर पा रहे हैं, दैट्स योर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज योर कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू और अ वैल्यू कॉम्प्लेक्स, लाइक अगर हम जनरलाइज सेट बना रहे हैं या कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा फिफ्थ लेवल हो गया कैरेक्टराइजेशन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम, फटाफट करके निकलेंगे हम इसको। ठीक है, रिसीविंग। सो फर्स्ट इज योर रिसीविंग। तो रिसीविंग में हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और हम कितना रिसीव कर पा रहे हैं, राइट। सिक्वेंशियल, इसको हमने 3 सिक्वेंशियल एक्टिविटीज में डिवाइड किया है कि लर्नर इज सेंसिटाइज्ड और मेड अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टिमुली। मतलब वो रिसीव कैसे करेगा, जब वो अवेयर होगा, अवेयरनेस होगी उसमें कि उसको इस सर्टेन स्टिमुली से, सर्टेन चेंज को उसको समझना है, अवेयर होना है, तो फिर उस चीज को वो रिसीव कर पाएगा। देन द डिजायर इंटेंशन, इंटेंशन होनी चाहिए उसको, विलिंगनेस होनी चाहिए समझने की, है ना, कि जो स्टिमुली है उसको अटेन कर पाए वो, है ना, जो चेंजेस हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन टू पे सिलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन इट फॉर द डिजायर्ड पीरियड। अब नेक्स्ट है कि हम चाहते भी हैं लेकिन अब हमें अटेंशन देना होगा, है ना, अटेंड करना होगा हमें उतनी देर के लिए और सस्टेन भी करना होगा कि हमें इतनी से इतनी देर के लिए इस चीज को रिसीव करना है। सो ट्रेन टू पे सिलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन इट फॉर डिजायर्ड पीरियड। तो ठीक है, मतलब विलिंगनेस तो आ गई, करना चाहते हैं रिसीव, बट कितनी देर के लिए करना है और कितने अटेंशन से करना है वो चीज भी हमें पता चलेगी। तो ये हो गया आपका रिसीविंग। नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्डिंग। तो अब हमने रिसीव तो कर लिया बट हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, है ना। सो रिसीव्स और अटेंड्स टू अ पर्टिकुलर आइडिया, इवेंट और थिंग, ही मस्ट बी मेड टू रिस्पॉन्ड इट एज एक्टिवली एज पॉसिबल। तो हमें अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करना है, हमें रिस्पॉन्स देना है, जो भी चीजें हम समझ रहे हैं, रिसीव करें, उसका हमें रिस्पॉन्स भी देना है। ठीक है, थर्ड लेवल इज योर वैल्यूइंग। तो उसका वैल्यू क्या है ना, एक डेफिनेट वैल्यू पैटर्न होना चाहिए डिफरेंट आइडियाज का, ऑब्जेक्ट्स का, जो कि डेवलपमेंट ऑफ टिपिकल वैल्यू पैटर्न्स की तरफ हेल्प करेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें लेवल में ध्यान रखना है। तो पहला हो गया था हमारा रिसीव किया हमने, फिर हमने रिस्पॉन्ड किया और फिर हम उसको वैल्यू करेंगे, मतलब वैल्यू हमें उसकी समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेवल इज योर ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट लेवल इज योर ऑर्गेनाइजिंग। तो अब है नेक्स्ट हमारा कंसर्न विद द construction of relatively enduring value structure in the learners by the organizing and synthesizing the different value patterns। अब हमने ले लिया, नॉलेज भी ले लिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू को समझ के, बट अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, उसको सिंथेसाइज करके डिफरेंट वैल्यू पैटर्न्स को हमें रखना है टाइम टू टाइम पे। तो वो हो गया हमें ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करके रखना है। नेक्स्ट इज योर कैरेक्टराइजेशन। वैल्यू तो बन गई, ऑर्गेनाइज भी कर लिया हमने, बट अब उसका कैरेक्टराइजेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं,
अ लर्नर इज एबल टू इम्बाइब द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज इंडिविजुअल कैरेक्टर, अगर उसका कोई लाइफस्टाइल है या उसका जो भी है वो उसको कैरेक्टराइज करके रखे, है ना। ऑल द असेंशियल इफेक्टिव बिहेवियर, जैसे कि बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, एटीट्यूड्स, वैल्यू कॉम्प्लेक्स, वैल्यू पैटर्न्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको वो रखे, कैरेक्टराइज करे, वैसा उसका कैरेक्टर बन जाए। सो दैट्स ऑल अबाउट द योर इफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो हमारा फीलिंग से रिलेटेड होता है, इसलिए हमने फीलिंग से रिलेटेड सारी चीजें देखी। नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द psychomotor domain. Next characterization is, or we can say, taxonomy of objectives in psychomotor domain. तो जो थर्ड हमारा डोमेन होता है वो साइकोमोटर होता है। नाम से आप समझ सकते हैं साइकोमोटर मतलब इसमें हम मूवमेंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं। सो फर्स्ट लेवल इज योर रिफ्लेक्स मूवमेंट्स, ठीक है। इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पॉन्सेज टू द वेरियस स्टिमुली इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी अफेक्ट्स हैं, उसके रिस्पॉन्स में जब हम इनवॉलेंट्री मोटर स्किल करते हैं तो दैट्स योर रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो हम किसी चीज के रिटर्न में कर रहे हैं। आप ऐसे समझते हो, रिफ्लेक्स मीन्स रिटर्न में। रिफ्लेक्स एक्शन होती है हमारी आईज में, अगर हमें लगता है कि हमारी आईज में कुछ चला गया है तो हम तुरंत हमारी आंखें मतलब लगता है कि कुछ अगर हमारी आंखों की तरफ आ रहा है तो हम बंद करते हैं, तो दैट्स योर रिफ्लेक्स एक्शन। जो इन्वायरमेंट में हो रहा है उससे सडन जो हम रिस्पॉन्स देते हैं वो हुआ, लाइक क्लोजिंग ऑफ आईलिड, स्ट्रेचिंग ऑफ आवर आर्म्स, कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। सो वो तो रिफ्लेक्स हुआ, नेक्स्ट मूवमेंट इज योर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट। तो चाइल्ड्स मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ नीलिंग, क्रिपिंग, वॉकिंग, मूविंग हैंड, नेक, हेड, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट जो बच्चों के होते हैं। नेक्स्ट इज योर फिजिकल एबिलिटीज। तो फिजिकल एबिलिटीज जो होती हैं वो बताती हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या एबिलिटीज हैं, है ना, जो कि फिजिकल मूवमेंट्स कर सकती हैं, है ना, और उससे जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो वो सारी चीजें रिलेटेड। सो फिजिकल एबिलिटीज एम्स टू डेवलप द वेरियस फिजिकल थिंग्स लाइक टॉलरेंस और बियर द स्टैंड अगेंस्ट द रफ वेदर, ठीक है, टू डू हार्ड लेबर, बेंड एन आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेट वंस फिजिकल पावर इन स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, रनिंग एन ऑब्जेक्ट और मशीन। तो ये सारी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं, क्योंकि कौन क्या कर सकता है, ठीक है, अपने फिजिक वाइज वो कितना स्टैंड कर सकता है, बियर कर सकता है अगेंस्ट द रफ सिचुएशन, ये उसकी क्या बताती है, फिजिकल एबिलिटीज। फोर्थ इज योर स्किल्ड मूवमेंट। अब कुछ मूवमेंट्स को हम स्किल करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बॉडली मूवमेंट्स हम कह सकते हैं, हेल्प इन परफॉर्मिंग द स्किल टास्क, लाइक हम डांस, स्केटिंग, टाइपिंग, स्विमिंग, ये सारी चीजें हम क्या करें, स्किल मूवमेंट्स है। मूवमेंट तो हम कर रहे हैं बॉडी का, बट हम कैसे एक तरीके से सीख के करते हैं कि हमें ये ऐसे डांस, ये हमें ये स्टेप्स में करने, स्विमिंग के हमें ये स्टेप्स होते हैं, और इस तरह से हम जब सीख के करते हैं तो मूवमेंट तो हम कर रहे हैं, बट वो क्या है, एक स्किल्ड मूवमेंट है। सो नाउ नेक्स्ट इज योर परसेप्चुअल एबिलिटीज, ठीक है, like related to phenomena of perception. Learner is able to derive useful meaning out exposure of their senses to various stimuli in the environment. So ये क्या होता है, ये behavior जो है स्टूडेंट वो कैसे सीखता है, थ्रू एक्सपीरियंसेस। लाइक हमें स्विमिंग करनी है, बट अगर आपको बार बार स्विमिंग करोगे तो आप अपने अंदर से देखोगे कि अगर मैं ऐसे करता हूँ देन आई विल बी बेटर इन दिस। तो ये जो एक्सपीरियंस से जो बिहेवियर आता है उसको हम क्या करते हैं, परसेप्शन बना के जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तब जो है वो परसेप्चुअल एबिलिटीज होता है। नेक्स्ट इज योर नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बॉडली मूवमेंट्स को हम इनर फीलिंग के साथ मिक्स कर रहे हैं। सपोज जैसे हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत सारे मूवमेंट्स हमें पता है, बट कभी कभी हम अपने अंदर की बात को सुनते हैं। सपोज करो हम पेंटिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्लासिकल डांस है, इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी को देखते हैं, झांकते हैं, हमारी फीलिंग क्या कह रही है, हम क्या चीज दर्शाना चाहते हैं, है ना। सो दैट्स योर कम्युनिकेशन, हम अपने अंदर का कम्युनिकेट कर रहे हैं बाहर से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी, उनकी classification. So next is your alternative classification of psychomotor objectives of R.H. Dave. डॉक्टर R.H. Dave ने भी दिया है एक अल्टरनेटिव दिया है इसका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स का, तो उसको बहुत ही शॉर्ट में हम देख लेते हैं, सिर्फ कैटेगरीज देख लेते हैं। तो उनका फर्स्ट कैटेगरी था इंटीमेशन,
जिसमें हम इम्पल्शन या ओवर्ट या जो भी हम रिपीटेशन कर रहे हैं उसके थ्रू हम अगर बता रहे हैं तो इंटिमेशन कर रहे हैं, हम मैनिपुलेशन चेंजेस हम कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन कर रहे हैं, फिक्सेशन, ठीक है, डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फॉलो करके अगर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं तो दैट्स योर मैनिपुलेशन। प्रिसीजन के साथ अगर हम देख रहे हैं चीज़ों को, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसे होना चाहिए बिहेवियर में, है ना, तो वो सारी हो गई हमारी प्रिसीजन। आर्टिकुलेशन, ठीक है, कोई हम सीक्वेंस बना रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर यही फॉलो पैटर्न करना है, हार्मोनी में एक स्मूथनेस बनी रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलेशन। एंड नेक्स्ट इज योर नेचुरलाइजेशन। अगर हम नेचुरली अंदर से कुछ ला रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक हम कुछ ला रहे हैं या अपने अंदर की भावना को देख कर दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन। नेचुरली हम प्रेजेंट करें अपने आप को। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट जो हमारा है, वो है टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लर्निंग और टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए कि टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, असेसमेंट जो होती है हमारी लर्निंग की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2018 में पूछा गया और उससे पहले भी सालों में पूछा हुआ है। तो इसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सो दैट कि हम इसका आंसर कर सकें। क्वेश्चन बहुत तरीके से आता है, डिस्कस द टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग, रोल ऑफ टीचर इन एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, टीचर इज हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स इन मोनो इनोवेटिव सिस्टम और नॉट। तो उस चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है और इस क्वेश्चन के आंसर को हमें ऐसे देना है कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सो टीचर इज फैसिलिटेटर इज एन एजुकेशनल विजनरी हु एक्सप्लोर्स एंड इन्वेस्ट द इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड कोचेस थ्रू चैलेंजेस, ठीक है। तो अब टीचर सिर्फ टीचिंग नहीं करेगा, सिंपल टीचिंग नहीं कर रहा है, ये हमने एक विजनरी बनाया है जिसमें टीचर क्या कर रहा है, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को यूज करके चैलेंज दे रहा है बच्चों को और उनमें अच्छी लर्निंग करा रहा है। ऐसे क्या कर सकते हैं, टीचर कैन ट्रांसफॉर्म अ स्मार्ट एंड एक्टिव लर्निंग सेंटर, ठीक है। टीचर गाइड कर रहा है यहाँ स्टूडेंट्स को, गाइड एंड असिस्ट स्टूडेंट्स इन लर्निंग फॉर देमसेल्व्स, है ना, अपने आइडियाज वो खुद बना रहे हैं, अपने थॉट्स डेवलप कर रहे हैं ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड डायलॉग्स की मदद से वो अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। सो टीचर इज एज अ फैसिलिटेटर इन लर्निंग नाउअडेज, है ना, टीचिंग एंड लर्निंग आर बीइंग मॉडिफाइड ड्यू टू इनोवेशंस इन एजुकेशन। ये एक तरह का इनोवेशन है एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें टीचर सिर्फ टीचिंग ना करके एक फैसिलिटेटर का काम करेगा और टीचर हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट में, ठीक है। Teacher is there to help the students in learning or to facilitate students in learning. Every student should be sound in learning. अगर टीचर ये मान ले कि हर एक बच्चा अच्छा होना चाहिए स्टडीज में, तो वो उस चीज से मोटिवेट हो सकता है और उससे डिफरेंट इनोवेटिव एंड एक्टिव इंटरेस्टिंग टेक्निक्स ला सकता है, मेथड्स ला सकता है और स्टूडेंट्स का मेंटर बन सकता है ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेटर इज और भी जैसे कि a good और इफेक्टिव टीचर मेक्स द लर्नर अवेयर अबाउट द गोल्स, कि उन्हें क्या अचीव करना है ना। तो नीचे हमने फॉलोइंग पॉइंट्स कुछ हमने पॉइंट्स बनाए हैं जिससे कि हम देख सकते हैं कि टीचर कैसे एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करता है, ठीक है। सो टीचर we can say कि plan ahead and think about the needs of the student। अगर एक टीचर फैसिलिटेटर का काम कर रहा है तो वो कैसे क्या काम करेगा, वो प्लान करेगा, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, व्हाट्स द स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डाटा कलेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके उनके स्ट्रेंथ्स को चैलेंज करके उन्हें आगे बढ़ाएगा। गिव स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग देयर क्लासरूम, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक क्रिएटिंग अ लर्निंग कम्युनिटी बनाएगा डिफरेंट जिसमें बच्चे एक रूटीन फॉलो करेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे और लर्न करेंगे। सो नेक्स्ट इज योर टीच स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। वो बच्चों को ये बताएगा कि सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, आपको जो इंफॉर्मेशन एक्वायर करे उस पर क्वेश्चंस पूछो। आस्क 3 बिफोर मी, मतलब मैं कुछ बताऊं उससे पहले आप 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछो। ये एक स्ट्रैटेजी है जिसको अपनाने से बच्चे क्वेश्चंस पूछेंगे और वो उनके माइंड पे डायरेक्ट हिट करेगा, है ना। टीच स्टूडेंट्स
हाउ टू यूज क्लासरूम मटेरियल। क्लासरूम में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक नाउअडेज हमारे पास टेप रिकॉर्डर्स, प्रोजेक्टर, बोर्ड्स होते हैं, स्मार्ट बोर्ड्स। तो स्टूडेंट्स उनका यूज करके कैसे अपने लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, ये कौन बताएगा उन्हें? एक टीचर। मॉडल व्हाट यू वांट स्टूडेंट्स टू डू। एक ऐसा मॉडल प्रेजेंट करिए कि आप क्या चाहते हैं वो बच्चे समझ जाए और बच्चे उस चीज को बनाएं, राइट। आई डू, वी डू एंड यू डू, ये मॉडल हमें स्टूडेंट्स में डेवलप कराना है, प्रैक्टिस कराना है, कि जिससे कि हम अपने आइडियाज बच्चों तक पहुंचाएं और बच्चे उस आइडिया को अपने वे में प्रेजेंट करें। तो ये बहुत सही तरीका होता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द मॉनिटर द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू डू। ठीक है, टीचर डायरेक्शन दे सकता है, बता सकता है कि ये वर्क आपको इतनी देर में करना है, इतना आपको इस पे फोकस करना है। टॉकिंग और क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, जब आप बना रहे हो कोई प्रोडक्ट तो उसको कितनी देर तक के लिए बनाना है, कैसे उसको कितने अमाउंट में बनाओगे जो इफेक्टिवली वो चीज को एक्सप्लेन कर पाएगा। तो कौन मॉनिटर करेगा? टीचर। एक फैसिलिटेटर, जब टीचर एज अ फैसिलिटेटर एक्ट करेगा तो उसे क्या क्या करना है? तो इट कैन इम्प्लीमेंट अ वर्क स्टेशन मैनेजमेंट बोर्ड। वो क्या कर सकता है? एक स्टूडेंट को हेल्प करेगा, अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, अपने अपने काम को वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। मैनेज देयर लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को वो मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी चीजें करके वो क्या करेंगे? अपने डेवलपमेंट को वो ट्रैक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से वो अपना प्रोग्रेस बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कौन बताएगा उसे? फैसिलिटेटर। वो हम उसको हेल्प कर पा रहे हैं कि उसके डेवलपमेंट में हम उसे कैसे हेल्प करेंगे। सो नाउ जितनी चीजें हमने डिस्कस की हमें क्या बताता है? जैसे टीचर एज फैसिलिटेटर हैव इंपॉर्टेंस इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव एज एक्सपेक्टेड एंड एनकरेज्ड। तो ये सारी चीजें करके हम एक कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़ावा दे सकते हैं। Only by respecting the students' ideas, encouraging independent thinking, they can attain their intellectual identity. तो एक फैसिलिटेटर क्या करता है? encourages higher level thinking, analyzing, predicting, है ना, justifying। ये सारी आइडियाज अगर बच्चे खुद करते हैं देन उनके लिए अच्छा होता है। It provides the opportunity to test their hypothesis, group discussion, right? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइक पहले क्या था, मतलब टीचिंग का मतलब क्या होता है? इट इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल टू अ लर्नर। जो भी हम कंटेंट होता है या नॉलेज होता है वो हम टीच करते हैं, ठीक है, बताते हैं उन्हें, लर्नर को। लर्निंग का प्रोसेस क्या होता है? टू लर्न। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक्वायरिंग द नॉलेज। नाउ अ डेज टीचर को अगर हम देखें तो वो न सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट कर रहा है, सिर्फ स्किल दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, बल्कि वो एक फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज की तरह देखा जाए तो उसे एक्ट करना चाहिए, जो कि एक एनवायरनमेंट बनाता है जहां स्टूडेंट्स कैन एक्वायर बाय डूइंग एक्टिविटीज देमसेल्व्स। उनकी थिंकिंग बढ़ रही है, वो अपने आप को लर्न कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। इन सारी चीजों को करके वो क्या कर रहे हैं? देमसेल्फ कर रहे हैं। जब आप खुद से करते हो, यू डू यू लर्न, है ना, खुद करके खुद सीखेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप उनको हेल्प कर रहे हो कि आपको कौन सी चीज करनी है, किस रिस्पेक्ट में करनी है, और उससे सीख रहे हो। तो आप उन्हें एक रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक का काम करोगे। यू हैव टू एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। सिर्फ आपको चीजों को बता नहीं देना है, आपको चीजों को समझाना है उन्हें, बिकॉज समझ इज मोर इंपॉर्टेंट देन जानना। जो बच्चा जान रहा है उससे ज्यादा उसके लिए क्या है इंपॉर्टेंट? वो समझ जाए, तब वो उसको आगे अपनी लाइफ में यूज कर सकेगा। वही है इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सो नाउ हेयर हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड होता है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी एंड होती है, जो हमारी असेसमेंट लर्निंग एंड असेसमेंट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एंड रिवाइज टेक्सोनॉमी की यूनिट थी। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे और जिसमें हम डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करेंगे यूनिट 2 में, ठीक है। सो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा ये पेपर 2 है, जिसमें हम सेकेंड यूनिट को हम अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और हमारे साथ इस बीएड सिलेबस को कंप्लीट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो और बाकी सारे वीडियोस को भी जरूर देख लें, पार्ट्स को, जिससे कि आपको सारी पेपर 1 में जितने भी टॉपिक्स हमने पेपर 2 में जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं अभी तक यूनिट चैप्टर 1 में, वो सारे आप अच्छे से समझ सकें। तो ठीक है, मिलते हैं पेपर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।